उसमें आपने क्या मुद्दा रखा? सुल्तानुल हिंद हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह अलमारूफ ख्वाजा गरीब नवाज़, ये वो शख्सियत है जो हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम ही धर्म के मानने वालों में अक़ीदतों का मरकज़ है। हमारा तो ऐसा मानना है कि हिंदुस्तान में बड़ी से बड़ी शख्सियत, बल्कि यूँ कहिए कि हिंदुस्तान में जो लोग बरसरे इक़्तिदार रहे, मरकज़ी गवर्नमेंट के वज़रा, प्राइम मिनिस्टर, दीगर सियासी पार्टियों के तमाम लोग वक्तन फ़वक्तन वहाँ जा कर के चादर चढ़ाना, अक़ीदतों का इजहार करना, ये उनका तरीक़ाकार रहा है। हम तो ये मानते हैं कि हिंदुस्तान पर उस शख्सियत का एहसान है कि हिंदुस्तान में आ कर के उन्होंने हिंदुस्तान वालों को जो कुछ दिया है, माजी में उनसे पहले शायद किसी ने हिंदुस्तान वालों पर वो एहसान किया हो। ऐसी शख्सियत के बारे में न्यूज़ 18 के एंकर अमीश देवगन ने जो जुमला कहा है, वो किसी के लिए भी गवारा नहीं। वो हमारे लिए तो नाकाबिले बर्दाश्त है, लेकिन दूसरे धर्म के मानने वालों ने भी उसका निषेध किया। हम अपनी तरफ से और उन तमाम लोगों की तरफ से जो हिंदुस्तान से मोहब्बत रखते हों, हिंदुस्तान की तारीख़ से मोहब्बत रखते हों, ऐसे तमाम लोगों की तरफ से हम मज़म्मत करते हैं, निषेध करते हैं। हमने आज मेमोरेंडम दिया है और इस बात का मुतालबा किया है कि सरकार इस शख्स के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करे, सख्त से सख्त सज़ा दे। लेकिन जाहिर बात है कि ये उसका अपना अकेले का काम नहीं है। उसके स्टूडियो के लोग, न्यूज़ 18 के तमाम ही लोगों की इसमें किसी न किसी दर्जे की शिरकत है। इसलिए न्यूज़ 18 के स्टूडियो के ख़िलाफ़ भी और उनके मालिकीन के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जाए, इस बात का हमने मुतालबा किया है। नहीं, अलग अलग है। और ये आपको अगर यहाँ से कार्रवाई नहीं की गई तो आगे की सतह पे, आला सतह पे आप क्या इक़दाम करने का अज़्म रखते हैं? इक़दाम के ताल्लुक़ से जो बात है, हिंदुस्तान के मौजूदा दस्तूर व कानून के एतबार से हम लोग दस्तूर पर यकीन रखते हैं और आइन में हमको जो हुकूक दिए गए हैं, हम दोनों तरीके से इस बात को आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। अगर हमें एहतजाज और धरना देना पड़ा, जो जमहूरियत का एक हिस्सा है, तो हम उस रास्ते को भी इख्तियार करेंगे। और अगर हमको कानूनी तौर पर कोई लड़ाई लड़नी पड़ी और आगे हमें कोर्ट वगैरह में जाना पड़ा, तो हम अपने पार्टी के लोगों से मशवरा करके वो काम भी करेंगे। और आपको नहीं लगता कि ये गोदी मीडिया बार बार इस तरीके के मौजू बनाकर हिंदुस्तान की तहज़ीब को दो हिस्से में बांटना चाहती हैं? बात आपकी सच है। इस वक्त मुल्क के जो मौजूदा हालात हैं, इन हालात के अंदर आज बांग्लादेश है, नेपाल है, पाकिस्तान है, चीन है, इन्होंने जिस तरह हमारे देश भारत का घिराव करके रखा है, मुल्क की मौजूदा सूरत हाल ऐसी है कि किसी भी वक्त किसी बड़ी जंग का आगाज़ हो सकता है। हालात ऐसे हैं, आज ज़रूरत यह है कि हिंदुस्तान में बसने वाले तमाम ही भारतीय एकजुट हो कर के देश के बचाव के लिए और देश में बसने वाले लोगों की जान, माल, इज़्ज़त व आबरू के बचाव के लिए जद्दोजहद और कोशिश करें। गोदी मीडिया ऐसे मौके पर लोगों में फ़िरका वारियत पैदा कर रही है और हिंदू मुस्लिम खाने में बांट करके शायद वो ये चाहती है कि मुल्क के मौजूदा हालात में, जब मुल्क पर जंग के बादल मंडला रहे हैं, इससे लोगों का जहन हटा लेंगे, तो ये उनकी भूल है। देश से मोहब्बत रखने वाले देश को हर जाविये से देखते हैं, और अगर गोदी मीडिया ये समझता है कि हम लोगों को जो है जहन को किसी और तरफ मोड़ करके ले जाएंगे और फिर इस मुल्क में, देश में फ़िरका वारियत, हिंदू मुस्लिम मुनाफरत पैदा करके हम देश के हक़ में कोई अच्छा काम कर रहे हैं, तो ये उसकी भूल है। ऐसा भी सुन क्या इशारे कर बात कैसी है कि ये तो कोई बात नहीं हुई कि आप किसी को तमाचा मारो, किसी को चाकू मार दो, किसी की गर्दन रेत दो और उसके बाद माफ़ी मांग लो। जान से ज़्यादा हमको वो शख्सियत अजीज़ है। उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं है
कि उसने जो है भीड़ के छत्ते में हाथ डाला है। हम अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए बहुत कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान पर जिसका एहसान है और मजहबी तौर पर जो अक़ीदतों का मरकज़ है, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, तमाम धर्म के मानने वालों के लिए लोग जाकर अपनी पेशानी वहाँ टेकते हैं। ऐसी शख्सियत के साथ अगर उसने ये हरकत की है तो उसे अंदाज़ा नहीं है कि उसने अपने लिए कितनी मुश्किलात पैदा कर ली। माफ़ी मांगना मसले का हल नहीं है। हज़रत, कुछ भी मामलात होते हैं तो मुसलमान ही को क्यों टारगेट किया जाता है? बात यह है कि मुसलमानों को इसलिए टारगेट किया जाता है कि हिंदुस्तान के अंदर अगर ज़िंदा कोई कौम है तो वो मुसलमान है। अपने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करना और बग़ैर किसी खौफ के अपने मुतालबे को रखना, ये मुसलमानों का ही काम है। और हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान कम नहीं है। सरकारी आदाद व शुमार के मुताबिक हमारी तादाद 22 करोड़ है, जबकि हम 30 करोड़ के करीब हैं। और हमें अक़लियत से ताबीर किया जाता है। हम हिंदुस्तान की दूसरी बड़ी अक्सरियत हैं, इसलिए उन्हें हमसे ही डर लगता है। इसलिए घूम फिर करके गोदी मीडिया कहो या हिंदुस्तान से जो लोग नफ़रत करते हैं और हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने के दर पे हैं, वो वक्तन फ़वक्तन मुसलमानों को टारगेट करके, इस्लाम को टारगेट करके इस देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मालेगांव शहर में एक मुद्दा फ़िलहाल काफ़ी तेज़ी से गरमाया हुआ है, फ्लाईओवर ब्रिज को लेके। जैसे साबिक एमएलए साहब ने उस ब्रिज का काम अभी तक उनके टर्म्स का कंप्लीट नहीं हो पाया है, तो अभी आप इसके ताल्लुक से क्या काम आगे बढ़ाओगे? मालेगांव की 80% से ज़्यादा आवाम इस पुल के ख़िलाफ़ में, और हमें उनकी बात समझ में भी आती है कि हमें कोई 500 मीटर के पुल की ज़रूरत नहीं थी। मैंने अपने वक्त में, जब कांग्रेस पार्टी ने ये चाहा था कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर एक कारपोरेशन भी कांग्रेस के पास नहीं है, मालेगांव में कांग्रेस का मेयर बना दोगे तो हम दिल्ली में मुंह दिखाने के लायक होंगे। उन्होंने चाहा था कि कांग्रेस पार्टी का मेयर बना दिया जाए, तो हमने उनका मेयर बनाया था। उन्होंने हमसे ये चाहा था कि हम आपको क्या पार्टी फंड दें। मैंने कहा आप पार्टी फंड ना दें, आप मालेगांव को क्या देंगे वो बताइए। उन्होंने कहा कि आप कहो। तो मैंने कहा था कि मालेगांव में एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज होनी चाहिए। मालेगांव के अंदर जितनी 15 झोपड़पट्टियाँ हैं उन्हें सलम डिक्लेयर किया जाए। तीसरा मुद्दा मैंने ये रखा था कि मालेगांव में जो है 2 फ्लाईओवर दिया जाए। उन्होंने एक फ्लाईओवर की बात की, तो वो फ्लाईओवर जो है आप समझ लीजिए कि शिवाजी पुतले से लेकर के दरेगांव नाके तक को उन्होंने मान्यता दी थी। और इसी तरह जो है मालेगांव आउटर और मालेगांव सेंटर, इसको डेवलप करने के लिए आउटर से 6 ग्राम पंचायत मालेगांव में जो समावेश की गई है, उन 6 ग्राम पंचायत को और मालेगांव को डेवलप करने के लिए 500 करोड़ रुपया दे। उन्होंने इस बात को मंजूरी दी थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपनी आदत के मुताबिक उन्होंने धोखा दिया, अपना मेयर बनवा लिया और एक काम भी मालेगांव के लिए उन्होंने करके नहीं दिया। हमने जो ब्रिज मंजूर करवाया था वो शिवाजी पुतले से लेकर के दरेगांव नाके तक, हमारी तकलीफ का हल वही था। हमारी तकलीफ का हल वही था, लेकिन ये आधा किलोमीटर का और 500 मीटर का जो पुल, ये पुल नहीं बल्कि पुलिया जो ये बना रहे हैं, इससे मालेगांव की आवाम को बजाय तकलीफ के, बजाय राहत के तकलीफ होगी। हमारे 10,000 बच्चे जो स्कूल आते जाते हैं उनको नीचे से आने जाना है। कुसुम्बा रोड से जो आते हैं, हज़ार खोली से जो आते हैं, मछली बाज़ार से जो लोग आते हैं उनको नीचे आना जाना है। इसी तरह वो लोग जो अपनी ज़रूरियात के लिए ख़रीदो फरोख्त का हो या दीगर काम का हो, उनको नीचे से आना है। बस स्टेशन है नीचे है, बसें सारी नीचे से आएंगी। ये दुनिया का अजीब व गरीब पुल है कि कहीं पर जो है एक पिलर दिया गया, कहीं पर 2 दिया गया, कहीं पर एक पिलर गोल दिया गया, कहीं पे एक पिलर चौकोर दिया गया। हमें तो ये समझ में नहीं आता कि इसका आर्किटेक्ट कौन है और क्या मकसद है इसके पीछे। आज दुनिया में आप देख लीजिए, हमारे हिंदुस्तान में बड़े बड़े शहरों में पुल बनता है तो एक पिलर होता है, ये 2-2 पिलर दे करके क्या बनाना चाहते हैं हमको ये समझ में नहीं आया। ऐसे हालात के अंदर मालेगांव की 80% आवाम इस पुल के ख़िलाफ़ है, इसलिए
हमारा मुतालबा तो यही था कि इसको ज़मींदोज़ कर दिया जाए ताकि मालेगांव के लोगों को राहत मिले, और अगर वो नहीं किया जाता तो इस पुल की लंबाई बढ़ाई जाए, इसलिए कि पुल ख़त्म हो रहा है हज़ार खोली की तरफ से आने वाले रास्ते पर। जाहिर बात है 10,000 बच्चे आते जाते हैं, उन्होंने इतना शऊर नहीं है कि रोड क्रॉस कैसे करना है या अपनी साइड से हमें कैसे जाना है, ऐसा कुछ भी उनको पता नहीं है। ऐसे हालात के अंदर पुल की लंबाई इतनी होनी चाहिए कि लोगों को जो है रोड क्रॉस करने की राहत हो। सरकार इस पर गौर करे। कारपोरेशन को हमने लेटर दिया है और इसी तरह परत माइती के तौर पर हमने ये लेटर एडिशनल एसपी को भी दिया है कि ये कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ मसला है। अगर रोज़ाना एक्सीडेंट और हादसात होते रहे तो रोज़ाना जो है पब्लिक जज्बाती हो करके तोड़फोड़ करेगी, मार धाड़ करेगी, लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा होगा। फिलहाल ये मुद्दा अभी क्यों गरमाया है? ये ब्रिज का काम तो काफी वक्त से हो रहा है, ये मुद्दा अभी फिलहाल क्यों गरमाया है? और बात ये है कि हमें धोखे में रखा गया था मालेगांव की आवाम को। आपको अगर याद होगा तो इन लोगों ने सुपरमार्केट के करीब जब ब्रिज का काम शुरू होना था, रोड के ऊपर उन्होंने लिखा था कि यहाँ से पुल स्टार्ट होगा, और उस तरफ मराठी स्कूल के पास उन्होंने रोड पर लिखा था कि यहाँ पुल ख़त्म होगा। अब मालेगांव के लोगों के साथ इन्होंने धोखेबाजी की और पुल दोनों तरफ से समेट करके बजाय 1.5 किलोमीटर के पुल के उन्होंने आधा किलोमीटर का पुल बनाना मंजूर किया है। ये तो मालेगांव की आवाम के साथ खुला हुआ धोखा है। और जैसे जैसे लोगों में ये बात आती गई वैसे वैसे लोग जो है अपनी नाराज़गी का इजहार करते रहे। महासभा में इसका ठहराव के हिसाब से तो साबिर सत्तार हॉल तक के लिया गया है, साबिर सत्तार कंपाउंड तक फिलहाल। तो अभी उसके ऊपर क्या बात रखोगे? महासभा में जो है उन्होंने जहाँ तक की मंजूरी बताई है, पुल की मंजूरी वहाँ तक नहीं है। मैं वही कहना चाहता हूँ कि ये मालेगांव के आवाम के साथ धोखेबाजी की गई। बताया कुछ गया, दिखाया कुछ गया, जबकि ज़मीनी हकीकत कुछ और है। पुल बन जाएगा तो आपको समझ में आएगा सच्चाई क्या है। फिलहाल आप ऐसे एमएलए बहैसियत एमएलए आप इसके ऊपर अभी क्या अमल करोगे? नहीं, हम तो इस बात का डिमांड इसकी किया कि आप लंबाई काम बढ़ाने बंद के कर लिए दो। आप क्या कोशिश करेंगे? हमने कहा है कि आप काम बंद कर दो। अभी कैसा है कि सरकार की तरफ से इस महामारी के टाइम में मुलाकात करना, बातचीत करना मुमकिन नहीं है, इसलिए हमने कहा कि आप 2 महीने के लिए काम बंद कर दो। आपको पीछे जो काम करना है वो आप करो, लेकिन आगे के काम के ताल्लुक से आप हमें मौका दो। हम सरकार से बात करेंगे और पुल की लंबाई बढ़ाने के ताल्लुक से कोशिश करेंगे।